हम लोग कर रहे हैं जेई मेन PYQ। टॉपिक है हमारा सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। हम लोग लेकर आए हैं पार्ट 2। पार्ट 1 में हमने कुछ क्वेश्चन डिस्कस किए थे और आज हम उसी टॉपिक के कुछ दूसरी वैरायटी के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। शुरुआत करते हैं। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन ऑब्टेन्ड बाय मिक्सिंग 750 ml ऑफ 0.5 m HCl विद 250 ml ऑफ 2 m HCl। दोनों ही HCl है तो सिंपली हम लोग M1V1 से कर सकते हैं। M1V1 प्लस M2V2 इक्वल्स टू फाइनल मोलैरिटी और फाइनल वॉल्यूम। M1 कितना है 0.5, V1 कितना है 750, M2 कितना है 2m, वॉल्यूम कितना है 250। टोटल फाइनल मोलैरिटी हमको निकालनी है, टोटल वॉल्यूम 750 प्लस 250, इन दोनों का मल्टीप्लाई आएगा 375 और इन दोनों का मल्टीप्लाई आएगा 500 अपॉन टोटल वॉल्यूम इज 1000। तो फाइनल मोलैरिटी M फाइनल F फाइनल के लिए लिखा है तो फाइनल मोलैरिटी विल बी 875 अपॉन 1000 दैट इज 0.875। योर आंसर इज A, मतलब फर्स्ट। अगला क्वेश्चन देखिए, 300 केल्विन एंड 180 m 15 ml of gaseous hydrocarbon require 375 ml air containing 20% oxygen। टोटल जो एयर है, कितना एयर है 375 ml, उसका केवल 20% ही ऑक्सीजन है। तो इसका हम लोग 20% निकाल देते हैं। तो इसका 20% कितना आएगा, डिवाइड करो, मल्टीप्लाई करो, इट विल अराउंड 75 ml। तो हमारे पास है 75 ml ऑक्सीजन। फिर क्या बोला है, कंबशन करना है। आफ्टर द कंबशन द गैस ऑक्यूपाई 330 ml एज्यूमिंग द वाटर फॉर्म इज इन लिक्विड फॉर्म, द वॉल्यूम वर मेजर्ड एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर, द फॉर्मूला ऑफ हाइड्रोकार्बन। आपको ये पता ही होगा कि कोई भी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, उसका कंबशन रिएक्शन अगर हम लोग लिखें तो हम लोग लिखेंगे CXHY। इसमें ऑक्सीजन रिएक्ट करेगी और क्या बनाएगी, CO2 और वाटर। यहाँ पर जो ऑक्सीजन हम लोग यूज़ करते हैं वो हमेशा X + Y/4 होती है। मेरे साथ बोलिए, क्या होती है, X + Y/4। ये स्टाइकियोमेट्री होती है ऑक्सीजन रिएक्ट करने वाली। और यहाँ पे तो X लिखना ही पड़ेगा CO2 के साथ में, और वाटर के साथ में क्या लिखना पड़ेगा, Y/2। ये आपको इक्वेशन कंबशन के लिए हमेशा काम आएगी। तो जब भी कंबशन का क्वेश्चन आएगा इसी से आराम से हो जाता है। कितना ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट है, कितना कार्बन, कितना CO2 बनेगा, सब चीज़ें इसी एक इक्वेशन से हो जाती है। लर्न कर लें तो बेस्ट रहेगा, X + Y/4। और ये है हमारा 75 ml। कितना है, 75 ml। और इन्होंने बोला है कि हमने लिया है 15 ml हाइड्रोकार्बन, और 15 ml हाइड्रोकार्बन लिया है, इसका मतलब 5 टाइम्स। तो 1:5 के रेशियो में है ये। 1:5 से क्या पता चल रहा है कि X की ऐसी कोई वैल्यू रख दो जिससे 5 टाइम्स ऑक्सीजन आ जानी चाहिए। तो हम फर्स्ट ऑप्शन से ही कर लेते हैं। इसमें क्या होता है, ऑप्शन चेक करने होंगे आपको। तो कार्बन लिखा है C3H8, तो 3 अगर मैं रखूँगा X की जगह तो 3, Y की जगह रख रहा हूँ मैं 8 अपॉन 4। कितना आ रहा है, 3 + 2 दैट इज़ 5। यही तो क्वेश्चन में दे रखा है 5 टाइम्स। तो फर्स्ट आंसर ही आपका करेक्ट ऑप्शन है। बाकी में अगर आप चेक करना चाहो तो कर सकते हो। C4H8 के लिए आपको बैलेंस इक्वेशन लिखनी पड़ेगी, और बैलेंस इक्वेशन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के लिए है ये फॉर्मूला। तो बैलेंस इक्वेशन लिखनी पड़ेगी। तो हम लोग कैसे लिखेंगे, इट विल गिव अस CO2 एंड वाटर। तो यहाँ बैलेंस करने के लिए CO2 को 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, और हाइड्रोजन बैलेंस करने के लिए वाटर को भी 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब ऑक्सीजन कितना बचा, 4 × 2 8 + 4 12। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 6। तो ये तो 6 टाइम्स हो गया ना, तो ये 5 टाइम्स वाला आंसर है आपका। इसी तरह बाकी के 2 ऑप्शन भी हम लोग चेक कर सकते थे। किस्मत अच्छी होगी तो पहला ही ऑप्शन हो गया। बहुत बढ़िया, आगे बढ़ रहे हैं। द रेशियो ऑफ मास % ऑफ C and H in an organic compound is 6:1।
अच्छा 6:1 मास रेशियो दे रखा है, इसका हम लोग बोल देते हैं कि 6 ग्राम सपोज ये है तो ये 1 होगा, तो इसके मोल्स कितने होंगे 6/12 और इसके मोल्स कितने होंगे 1/1, तो इसके तो 1 और इसके 0.5। सिंपलेस्ट रेशियो करने के लिए इसको मैं डबल कर दूं तो इसको लिखूंगा 1 और इसको डबल करूंगा तो 2। ये सिंपलेस्ट रेशियो हो गया। ओके है। इसका दूसरा तरीका ये भी है, सिंपलेस्ट रेशियो और दूसरे तरीके से कैसे कर सकते हैं, दोनों को डिवाइड करो 0.5 से, इसको भी 0.5 से, तो ये आ जाएगा 10/5 मतलब 2 और ये आ जाएगा 1। ऐसे भी कर सकते हो। तो ये दोनों का रेशियो आ गया 1 और 2 का। फिर क्या बोला है, 1 मॉलिक्यूल ऑफ अबोव कंपाउंड, जो हमारा कंपाउंड है CXHYOZ, इसका 1 मॉलिक्यूल कितना ऑक्सीजन रखता है, जितना CXHY को बर्न करने में चाहिए उसका हाफ। तो CXHY को बर्न करने में अभी मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, CXHY को बर्न करने के लिए हमको चाहिए X + Y/4 ऑक्सीजन चाहिए, लेकिन इन्होंने क्या कहा है, उसका हाफ, जितना इस CXHY को बर्न करने में चाहिए उसका हाफ हमें इस कंपाउंड में ऑलरेडी प्रेजेंट है। अब देखिए इस Z को इक्वेट करते हैं। इस कंपाउंड में जो Z की वैल्यू है वो है ऑक्सीजन का एटम। कितने एटम है इसमें, Z ऑक्सीजन एटम है। कितने हैं, Z ऑक्सीजन एटम्स। और इस कंपाउंड में कितने ऑक्सीजन एटम्स हैं, X + Y/4 एटम कितने हैं, 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, इतने एटम्स हैं। और क्वेश्चन कह रहा है कि इसके हाफ ही चाहिए, तो इसको 2 को हटा दें तो हम लोग Z से डायरेक्ट इक्वेट कर सकते हैं X + Y/4, क्योंकि इन्होंने कहा है कि हमें हाफ ऑक्सीजन ही चाहिए, तो हाफ ऑक्सीजन इसका हाफ कर दिया मैंने, तो हमें ये मिल जाएगा। अब इस रेशियो में हमने ये दोनों पुट कर देते हैं, कार्बन और हाइड्रोजन के जो एम्पेरिकल फार्मूला, एम्पेरिकल वैल्यूज़ जो आ रही है उनको हम पुट कर देते हैं, तो Z आ जाएगा हमारे पास X की जगह 1 + Y की जगह 2/4, तो ये हमारे पास आ गया 1 + 1/2 दैट इज़ 3/2। तो एम्पेरिकल फार्मूला क्या लिखेंगे, C1H2O3/2, सबको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो C2H4O3। ऐसा अगर ऑप्शन दिख जाए तो बहुत ही बढ़िया है। बढ़ रहे हैं आगे। द परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ कार्बन बाय मोल इन मीथेन। मीथेन का फॉर्मूला नहीं पता तो फिर कैसे काम चलेगा, ये क्वेश्चन नहीं है, ये तो हलवा है। कार्बन बाय मोल पूछा है, तो कार्बन का मास इसमें 12, हाइड्रोजन का एटॉमिक वेट 1, मोल निकालने हैं तो 1 मोल है, इसके भी मोल निकालने हैं तो ये भी 1 मोल, टोटल 4 हैं तो 4 मोल्स हो गया, और क्या, ऑब्वियस सी बात है। तो 1:4 ये मोल का रेशियो हो गया। परसेंटेज पूछा है तो एक है टोटल 5 में से, टोटल 5 मोल्स में से 1 मोल कार्बन है, तो परसेंटेज कितना हुआ 20%। आंसर क्या है, 3rd। क्वेश्चन नहीं था ये, हलवा था। आगे बढ़ रहे हैं। फॉर ए रिएक्शन N2 3H2 अमोनिया, आइडेंटिफाई हाइड्रोजन एज लिमिटिंग रिएजेंट इन द फॉलोइंग रिएक्शन। अब लिमिटिंग निकालने के लिए सबसे पहला काम ये करिए कि 3H2 इज गिविंग 2NH3। हमको पता है इसका 1 और इसका 3 मोल होता ना, तब तो ये बैलेंस है। अगर इससे कम ज़्यादा हुए तो हम लोग कहेंगे कि लिमिटिंग है ना। अगर N2 भी कम हुआ तो N2 को लिमिटिंग बोल देंगे, H2 कम हुआ तो H2 को लिमिटिंग बोल देंगे। पर इन भाई साहब लोगों ने क्या किया है, वेट दिया है, तो वेट से कर लेते हैं। तो N2 का वेट होता है 28 और H2 का वेट होता है 2, 3H2 का हो गया 6, मतलब 28 ग्राम रिएक्ट विद 6 ग्राम, ये तो बराबर बराबर है। तो ये वाला ऑप्शन तो नहीं हो सकता, सेकंड ऑप्शन तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता, क्योंकि सेकंड ऑप्शन में तो दोनों ही लिमिटिंग है, दोनों बराबर हैं, इसका मतलब दोनों लिमिटिंग है, दोनों ही ख़त्म हो जाएंगे, एक दूसरे को ख़त्म कर दो, बिल्कुल ख़त्म कर देंगे, है ना। अगला देखो, फर्स्ट देख लो 35 और 8 दिख रहा है, वैसे तो 4 टाइम्स से थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए, तो 8 के 4 टाइम्स से ज़्यादा ही है, थोड़ा देखो 8 × 4 क्या होता है 32, 32 से तो ज़्यादा ही है, तो इसका मतलब ये लिमिटिंग नहीं हो सकता, है ना, इसको छोड़ दो। और देखो 4 का 4 टाइम्स, 4 का 4 टाइम्स मतलब 16। देखो मैं वापस इधर देखो, 6 × 4 अगर मैं कहूँ तो ये कितना होता है 24, ये कितना है 28, मतलब 4 टाइम्स से थोड़ा ज़्यादा होगा ना, तब तक तो काम चल जाएगा, है ना। यहाँ पे कितना है देखो 4 ×
4 इंटू 3 करूँ तो कितना आ रहा है 12 ग्राम, तो 3 टाइम्स से थोड़ा ज़्यादा है, तो इसका मतलब ये कम है। ये तो डायरेक्ट ट्रिक थी, बाकी तरीका क्या है ध्यान से देखिए। फर्स्ट ऑप्शन को वापस देख लेते हैं। 35 ग्राम है, इसके नंबर ऑफ मोल्स निकाल लो। ग्राम है, इसके नंबर ऑफ मोल्स निकाल लो। N2 के नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए N2 का वेट से डिवाइड कर दो। 8 ग्राम है तो H2 के नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए H2 के वेट से डिवाइड कर दो। ये 4 मोल्स आ गए। और इधर कितने आएंगे 35/28 से आएंगे 1.25। इसका मतलब देखिए 1.25 के लिए 3 टाइम्स चाहिए, तो 1.25 का 3 टाइम्स कितना होता है 3.75। मतलब हमको 3.75 ही हाइड्रोजन चाहिए, लेकिन हमारे पास तो 4 है, तो ये लिमिटिंग नहीं है। लिमिटिंग कौन है N2। N2 कम है ना, तो N2 लिमिटिंग है। और दूसरा तरीका क्या है, अरे इनका रेशियो 1:3 का चाहिए ना। अगर आप ऐसे कैलकुलेशन करने बैठोगे कि 4/3 कर दूं, इसको भी 3 से डिवाइड कर दूं, तो हमारे पास आएगा 1.25, 4/3 तो हमारे पास आएगा 1.33। तो आप कहोगे ये लिमिटिंग है। ऐसे भी तो करते ही हैं, ये तरीका भी है, बट डायरेक्ट कैसे करते हैं 1.25 के लिए 3 मोल्स चाहिए, 3 टाइम्स चाहिए, तो हमको कितना चाहिए 3.75। लेकिन ये कितना है 4। इसका मतलब लिमिटिंग कौन है इस वाले ऑप्शन में, लिमिटिंग कौन है नाइट्रोजन। दूसरा देखते हैं। दूसरा तो मैंने बता ही दिया, दोनों लिमिटिंग है, दोनों बराबर है। तीसरा देखते हैं 56/28 और ये कितना है 10/2 दैट इज़ 5। और ये कितना है 56/28 मतलब 2। तो 1 के लिए 3, तो 2 के लिए कितना चाहिए 6 होना चाहिए था, लेकिन ये तो कम है, तो यहाँ पर लिमिटिंग कौन है H2। दूसरा तरीका जो आप लोग करते होंगे 2/1, इसकी स्टैक्योमेट्री डिवाइड कर दूँ, इसकी भी स्टैक्योमेट्री डिवाइड कर दूँ, तो यहाँ आएगी 2 वैल्यू और यहाँ आएगी 5/3 दैट इज़ 1.66। तो कौन कम है, ये कम है, तो ये लिमिटिंग है। तो आपका आंसर क्या है 56। बिल्कुल सिंपल तरीके भी हैं। आप टाइम्स देख लो, 1:3 का रेशियो है, तो 2 के लिए 6 होना चाहिए था, लेकिन ये तो कम है, दिस इज इन लेस अमाउंट। ओके है, आगे बढ़ रहे हैं। व्हाट वुड बी द मोलैलिटी ऑफ 20% मास बाय मास 20 ग्राम इन 100 ग्राम। परसेंटेज बोला है ना, इसका मतलब 100 होगा। 20 ग्राम KI 100 ग्राम सॉल्यूशन में होगा, इसका मतलब सॉल्वेंट कितना होगा 80 ग्राम। और पूछा क्या है मोलैलिटी। कितने बढ़िया लोग हैं, हलवा परोस के दिया है आपको। वेट ऑफ KI अपॉन मोलिकुलर वेट ऑफ KI इनटू 1000 अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट दैट इज 80 और ये आएगा 1.51। आंसर इज बी। अगला देखिए द मिनिमम अमाउंट ऑफ O2 कंज्यूम्ड पर ग्राम। पर ग्राम मतलब 1 ग्राम के लिए निकालना है, ठीक है। तो एक छोटी सी ट्रिक सुनो, आपको ये तो पता ही चल गया कि पर ग्राम निकालना है मतलब मेटल का वेट डिवाइड करना है नीचे की तरफ में, या जो भी सब्सटेंस है उसको डिनोमिनेटर में रखना है। जो भी सब्सटेंस है, देखो फर्स्ट और सेकंड में मेटल है, थर्ड और फोर्थ में नॉन मेटल है, तो इनके वेट डिवाइड होंगे तभी तो पर ग्राम निकलेगा, ठीक है। तो जब वेट ज़्यादा होगा ना डिनोमिनेटर में, तभी हम लोग कहेंगे कि मिनिमम वैल्यू आएगी, है ना। 1/5 होगा या 1/50 होगा, तो कौन सी मिनिमम वैल्यू है, जब डिनोमिनेटर ज़्यादा होगा तभी मिनिमम वैल्यू आएगी। तो आपको पता है कि हाईएस्ट वैल्यू, हाईएस्ट मास किसका है, देखिए एक तो है आयरन का 56 और एक किसका है फॉस्फोरस का 31। तो इन दोनों को चेक करते हैं ना, बाकी को क्यों चेक करें। तो यहाँ देखिए 4 × 56, ये तो है टोटल वेट ऑफ आयरन, ठीक है। और ऑक्सीजन कितना वेट हुआ, 1 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का 32। और इन्होंने पूछा है मिनिमम अमाउंट कंज्यूम्ड ऑफ O2 पर ग्राम पूछा है ना। तो 3 × 32 अपॉन 4 × 56, ये वैल्यू कितनी आएगी, ये कैसे करेंगे 8 टाइम्स 24 अपॉन 56, 24 अपॉन 56 अप्रॉक्स करूँ तो 0.4 समथिंग 0.42। ओके, फॉस्फोरस वाला देखिए, फॉस्फोरस 1 फॉस्फोरस का वेट है 31, 4 फॉस्फोरस का वेट हो गया, मल्टीप्लाई कर दो। ऑक्सीजन कितना है 5 मोल्स,
1 ऑक्सीजन का वेट है 32, तो 5/32 अपॉन 5 इंटू 32 अपॉन 4 इंटू 31, इसको तो अप्रॉक्स मान ही लो, तो ये तो 1 पॉइंट समथिंग आ गया 5/4, तो 1 पॉइंट समथिंग आ गया। तो मिनिमम वैल्यू किस में आएगी? आयरन वाले में। आप चाहो तो वो दोनों को भी चेक कर लो। मैग्नीशियम में ऑक्सीजन 1 है तो 32/2 मैग्नीशियम है, 2 मैग्नीशियम के 24 इंटू 24 प्लस 24 दैट इज़ 48, तो ये वैल्यू भी कितनी आ रही है? 32 डिवाइड बाय 48। इसको सॉल्व करेंगे तो 16 की टेबल से हो जाएगा, 16 इंटू 2 16 इंटू 3 दैट इज 0.66, ये क्या वैल्यू आएगी? 0.66। ओके है। और लास्ट थर्ड वाले में देखिए 5 ऑक्सीजन है तो 5 इंटू 32 इंटू 5 अपॉन प्रोपेन है, ये प्रोपेन का वेट कितना होता है? 44। ओके है, तो 32 इंटू 5 डिवाइड बाय 44 इट विल बी अराउंड 3.63, ऐसा कुछ बोल सकते हैं हम लोग। तो मिनिमम वैल्यू किसके लिए आ रही है? आयरन के लिए 0.42, तो आंसर हमारा सही है। आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल क्या कह रहा है? द स्ट्रेंथ ऑफ एन एक्वस NaOH सॉल्यूशन इज मोस्ट एक्यूरेटली डिटरमाइंड बाय टाइट्रेटिंग। तो जब भी हम लोग टाइट्रेशन करते हैं ना, टाइट्रेशन में हमेशा दो तरह के सॉल्यूशन यूज़ करते हैं, एक प्राइमरी स्टैंडर्ड और एक सेकेंडरी स्टैंडर्ड। प्राइमरी स्टैंडर्ड वो जो जिनकी मोलैरिटी चेंज नहीं होती, और सेकेंडरी स्टैंडर्ड वो जिनकी मोलैरिटी टाइम के साथ चेंज हो जाती है, हम कह सकते हैं विद टाइम चेंज। तो NaOH क्या है? हाइग्रोस्कोपिक है। तो NaOH क्या करता है? एनवायरनमेंट की जो मॉइस्चर है उसको गेन कर लेता है, तो उसका वेट बढ़ जाता है, तो वो मोलैरिटी चेंज हो जाती है उसकी। ओके, तो हम लोग क्या करते हैं? NaOH को स्टेराइज करने के लिए, उसके स्ट्रेंथ को निकालने के लिए ऑक्जेलिक एसिड जो है वो एक प्राइमरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन है, वो यूज़ करते हैं। तो ऑप्शन देखिए, ऑक्जेलिक एसिड किस में दे रखा है? तो ये तो होगा नहीं और ये भी नहीं होगा, बचे ये दोनों ऑक्जेलिक एसिड। ऑक्जेलिक एसिड एक प्राइमरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन है और वो सबसे बेस्ट है NaOH की स्ट्रेंथ को निकालने के लिए, क्योंकि विद टाइम ऑक्जेलिक एसिड की स्ट्रेंथ या मोलैरिटी चेंज नहीं होती। अब इसमें भी जो तरीका वो ये है कि हम लोग यूज़ करते हैं फिनोफ्थलीन इंडिकेटर, और हम लोग लेते हैं एक लॉन्ग ट्यूब जिसको हम बोलते हैं ब्यूरेट, और उस ब्यूरेट में हम लोग फिल करते हैं बेस। क्या फिल करेंगे? बेस। और एक लेंगे कोनिकल फ्लास्क, कोन जैसा शेप होता है कोनिकल फ्लास्क, और इसमें हम लोग लेंगे एसिड। तो यहाँ हम लोग एसिड कौन सा लेंगे? ऑक्जेलिक एसिड। और बेस यहाँ पे कौन सा ले रहे हैं हम लोग? सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे? थोड़ा सा फिनोफ्थलीन इंडिकेटर डालेंगे। फिनोफ्थलीन इंडिकेटर एसिडिक कंडीशन में नो कलर, कोई कलर नहीं देता, लेकिन जैसे ही हम लोग बेस ऐड करते हैं तो कौन सा कलर देता है? पिंक कलर। और पिंक कलर कब देता है? एंड पॉइंट पे देता है। जब एंड पॉइंट आ जाएगा, जब दोनों की कंसंट्रेशन सॉल्यूशन में बराबर हो जाएगी, तब तक कोई कलर नहीं आएगा। जैसे ही दोनों के मोलैरिटी इक्वल हुई इस कॉनिकल फ्लास्क के अंदर, और ये कॉनिकल फ्लास्क, जैसे ही आप नेक्स्ट ड्रॉप डालोगे और ये पूरा का पूरा पिंक कलर शो करने लगेगा। तो बेस्ट मेथड क्या है? ऑक्जेलिक एसिड। और दूसरा क्या है? ऑक्जेलिक एसिड को किस में लेना है? कॉनिकल फ्लास्क में। और NaOH को किस में लेना है? ब्यूरेट में। कॉनिकल फ्लास्क में लेने के लिए हम लोग पीपेट का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन कौन सा बेस्ट है? NaOH इन ब्यूरेट एंड ऑक्जेलिक एसिड इन कॉनिकल फ्लास्क। तो ऑप्शन इज 2। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ये जो PYQ आप देख रहे हैं, PYQ करने का सबसे बेस्ट तरीका ये होता है कि क्वेश्चन पढ़ो, वीडियो को पॉज करो, खुद सॉल्व करने का ट्राई करो, और उसके बाद वीडियो को प्ले करके फिर देखो। ऐसा नहीं कि बिल्कुल आराम से रिलैक्स और चिल मोड में आपने वीडियो ऑन कर दिया है और पेन भी नहीं चला रहे हैं। अगर आप पेन नहीं चला रहे हैं तो कोई सेंस नहीं है इन PYQ को देखने का। इसलिए पेन लेकर बैठिए, क्वेश्चन पॉज कीजिए, खुद से ट्राई कीजिए, फिर सॉल्यूशन देखिए।